आया करेगी फिर टेस्ट में कि नहीं? हम्म। क्या बोल रहा है दोबारा बोल। रैंक आया करेगी फिर टेस्ट में कि नहीं? वो आपको बाद में मिलेगी, 2 दिन के अंदर मिल जाएगी, 2-3 दिन में। जो आप रैंक बोल रहे हो ना, कंपैरेटिव रैंक, वो 2-3 दिन में मिलेगा। ओके। यस मैम। ओके। तो लास्ट सेशन में क्या किया था बच्चों? हार्डी विंबर प्रिंसिपल। ओ पापियू। ये हार्डी विंगर प्रिंसिपल क्या कहते हैं ये दोनों भैया? अरे अरे, क्या कहते हैं दोनों भैया? ये रे मम्मी, ये रे पापा, ये आगे उनके 3 बच्चे, लेट से क्या कहना चाहते थे ये? बहुत पिटोगे। सिंपल भाषा में बताया था यार, हिंदी में भी लिखवाया था, हद होगी तुम्हारी। क्या कह रहे थे ये? ओ मैं नहीं पढ़ाऊंगी। मैम जो कि रेशो होगा एलीलिक फ्रीक्वेंसी का, मैम वो पेरेंट्स में भी सेम होगा और मैम उनके ऑफस्प्रिंग में भी सेम होगा। हाँ मैम मतलब पेरेंट, हाँ हाँ बोल 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 बोल। सेम एलिलिक फ्रीक्वेंसी। बेटा कोई म्यूटेशन नहीं, कोई वेरिएशन नहीं, पेरेंट और बच्चे में सेम एलिलिक फ्रीक्वेंसी रहेगी। इसको कहते हैं हार्डी विंगर इक्विलिब्रियम। वर्ड हम यूज करते हैं इक्विलिब्रियम। ठीक है, लेकिन ये जनरली होगा नहीं, स्पेशली ह्यूमन के केस में। हम कहते हैं कि हार्डी इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया। फिर इस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए उन्होंने 2 फॉर्मूलाज भी लगाए थे, याद है तुमको? तो हमने याद कर रहे थे, उन्होंने पब्लिश कब किया था काम? फिर उसके बाद हमने उनके फॉर्मूलाज किए थे, रिमेम्बर? फॉर्मूला पी प्लस क्यू इक्वल्स टू 1, और दूसरा था पी स्क्वेयर इक्वल टू 1। फिर हमने एक न्यूमेरिकल भी किया था। तुमने बताओ, तुमको मैंने वर्कशीट भेजी थी, वो करी थी तुम लोगों ने? यस मैम। यस मैम। मेजोरिटी ऑफ बच्चे जो है, अच्छा सबने करी, सबको सब आ गया? नो डाउट्स? बता दो फिर, पेरिपेट्रिक स्पीसिएशन क्या होती है और सिम्पेट्रिक स्पीसिएशन क्या होती है, बताना जरा। असाइनमेंट में तो वो था, मैंने तो पढ़ा ही नहीं। आ कैसे गया? आ गया तो मुझे बता दो। हम्म। झूठ बोलते हो? या झूठ बोलना तो नहीं सिखाया मैंने? बताओ भाई, झूठ क्यों बोल रहे हो? नहीं किया तो सच बता दो, नहीं किया। किया है तो बता दो। लेकिन ये तो झूठ है, क्योंकि मैंने पेरिपेट्रिक और सिम्पेट्रिक स्पीसिएशन तो मैंने कराया नहीं था, और वहाँ पे क्वेश्चन थे उसके ऊपर। तो किसी ने पूछा भी नहीं मुझसे पर्सनली, दैट मीन्स किसी ने असाइनमेंट किया नहीं ना, तुमने क्लास में बोला अभी, तो मतलब तुमने किया नहीं। झूठ बोलते हो। झूठ क्यों बोल रहे हो मुझसे? स्कूल के मार्क्स मैंने तुम कितनी बार बताऊँ, स्कूल की प्रैक्टिकल के मार्क्स मैंने तुम्हें देने, तुम मेरे को ऐसे मतलब इम्प्रेस करके कुछ हासिल नहीं कर पाओगे। वैसे भी आधे बच्चों की आवाज़ ही पहचानती हूँ मैं, तुम्हारे कौन से कैमरा ऑन है तो मैंने तुमको ट्रॉफी देनी है? झूठ मत बोला करो, सच बोला करो। असाइनमेंट तुमने किया नहीं है, आज मैं हार्डी विंगबर का भेजूंगी। हार्डी विंगबर का असाइनमेंट 24 घंटे में खत्म कर लेना, नहीं तो उसके बाद हो नहीं पाएगा तुमसे। और हार्डी विंगबर से हर साल एक क्वेश्चन आता है, ये फिक्स है। हार्डी विंगबर इज अ फिक्स्ड टॉपिक। 99% चांसेस है इसके आने के, पता नहीं कुछ ऐसे अजीब होगा कि नीट में इस पे क्वेश्चन ना आए। ठीक है, हर एंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चन आता है हार्डी विंगबर से, ये इतना स्पेशल है। इवन किसी भी एंट्रेंस एग्जाम में चले जाओ, हार्डी विंगबर पे क्वेश्चन आ ही जाता है, जिसमें बायो आती है 11th और 12th की, राइट? तो इससे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मैं भेजूंगी, उस असाइनमेंट शीट को कर लेना। अब जिसने नहीं करी पिछले, वो तुम देखो तुम कैसे करोगे। मैं तुमको टाइम टेबल ऑलरेडी बता चुकी हूँ, अब मैनेज तुमको करना है। हर रोज का क्लास वर्क तुमको मैनेज करना है यार। अब तुम अगर एफर्ट नहीं डालोगे तो तुमको पता ही नहीं चलेगा प्रॉब्लम क्या है, तो मैं तुम्हारी मदद कैसे करूंगा? मैं तुम्हारे हिस्से का हार्डवर्क नहीं कर सकती, वो तुम्हें खुद करना है, राइट? तो तुम में जो ये बता सकता है, कैन यू टेल मी व्हेन इट विल बी पॉसिबल दैट पेरेंट्स एंड ऑफस्प्रिंग विल हैव सेम एलिलिक फ्रीक्वेंसी? ये कैसे पॉसिबल होगा? क्या ऐसा होना चाहिए कि पेरेंट और उनके बच्चों की जो फ्रीक्वेंसी, एलिलिक फ्रीक्वेंसी, वो सेम हो? क्या कंडीशन में सेम होगी? कोई गेस? समथिंग रिलेटेड टू मियोसिस, समथिंग रिलेटेड टू नेचुरल सिलेक्शन, समथिंग रिलेटेड टू दीज फिनोमिना? किसी को कुछ भी बताओ। ऐसे कैसे हो सकता है कि जो पेरेंट से जर्म सेल्स बने, उनसे जो ऑफस्प्रिंग पैदा हुए, मेरी एलीलिक फ्रीक्वेंसी मेरे पेरेंट के एलीलिक फ्रीक्वेंसी से बिल्कुल सेम है, कोई चेंज नहीं है? ऐसे कब हो सकता है? कोई गेस, वाइल्ड गेस भी चलेगा। मैम क्लोन्स में। हम्म।
हाँ बोल बोल, मैंने सुना नहीं, बोल, अरे बोल। मैम क्लोन्स। क्लोन्स बन गए, बिल्कुल सेम सेम बन गए, हाँ, लेकिन ये हुआ कैसे, मतलब क्या प्रोसेस हुआ होगा इसके अंदर, या क्या प्रोसेस नहीं हुआ होगा? ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो नहीं हो सकती, क्योंकि हम लोग यहाँ पे मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की बात कर रहे हैं, यहाँ पे प्लांट्स और एनिमल्स की बात कर रहे हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का केस तो नहीं है, ये तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का केस है। क्या कंडीशन ऐसी हुई होगी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी पेरेंट्स और बच्चे के ऑफस्प्रिंग बिल्कुल मतलब एलीलिक फ्रिक्वेंसी सेम है? चलो हिंट दे। माइटोसिस। माइटोसिस से, मियोसिस से बेबी बनेगा बेटा। एक चीज होगी, तुमको याद है मियोसिस में एक प्रोसेस होता है जिसे हम कहते हैं क्रॉसिंग ओवर, यस मैम। यस मैम। है ना? तो नो रिकॉम्बिनेशन, क्रॉसिंग कॉम्बिनेशन नाम का प्रोसेस होता है। अभी डिटेल में तो मैं सेल में ही बताऊंगी। म्यूटेशन, म्यूटेशन भी नहीं कोई ऐसा प्रोसेस ही मैम नहीं वॉइस नहीं आ रही आपकी। अब आ रही है? यस मैम। यस मैम। हेलो 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 हेलो, 1 2 3। तो म्यूटेशन नहीं हो रही है, नेचुरल सिलेक्शन नहीं हो रही है, कोई रिकॉम्बिनेशन नहीं हो रही है, और मैं कह रही हूँ और भी कुछ फीचर्स है, चलो पहले इतने देख लो। थ्योरेटिकल क्वेश्चन आया तो हार्टी विंगबर्ग इक्विलिब्रियम अकर व्हेन, हार्डी विंगबर्ग पॉपुलेशन आया, इमेजिन करो, एग्जांपल के तौर पे ले लो, प्लांट है। हाँ जी, वॉइस कट रही है आपकी बीच में। एक मिनट। अब नो मैम। एम आई ऑडिबल? यस मैम। यस मैम। ये नो मैम कैसे बोल रही है अगर इसको आवाज नहीं आ रही मेरी? पहले ये नहीं आ कौन रही सी थी। जादुई शक्तियां हैं? अच्छा, कट करके आ वाह, रही थी। ओके। मैं कह रही हूँ आवाज आ रही है मेरी, कहती नो मैम। अच्छा, तो क्वेश्चन आ सकता है हार्डी विंगबर्ग इक्विलिब्रियम किसी पॉपुलेशन में कब देखा जाएगा, क्या क्या कंडीशंस होनी चाहिए? तो हार्डी विंगबर्ग इक्विलिब्रियम तब होगा जब पॉपुलेशन ये फीचर शो करेगी, क्या? कोई म्यूटेशन ना हो पॉपुलेशन में, कोई इवोल्यूशन नहीं हो रही है, नॉन रैंडम मेटिंग हो रही है। ठीक है, नॉन रैंडम मतलब, रैंडम मतलब एक पॉपुलेशन है, ठीक है, एक ही स्पीशी के ऑर्गेनिज्म है, तो किसी का भी किसी के साथ रिप्रोडक्शन हो रहा है ना, कोई फिक्स नहीं है। नॉन रैंडम मेटिंग का मतलब है कि फिक्स है, ए ने रिप्रोड्यूस बी के साथ ही करना है। तो नॉन रैंडम मेटिंग जब होती है ना, तब हम कहते हैं कि हार्डी विंगबर्ग इक्विलिब्रियम फॉलो होता है, एंड पॉपुलेशन साइज हमेशा लार्ज होना चाहिए। तो ये ना नीट का क्वेश्चन, लार्ज, क्योंकि अभी मैं तुम्हें एक कॉन्ट्रडिक्शन बताऊंगी तो वहां पे क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो इससे आता है नीट का 4 मार्क का क्वेश्चन कि हार्डी विंगबर्ग इक्विलिब्रियम फॉलो करने के लिए क्या फीचर्स होने चाहिए, और पॉपुलेशन का साइज स्मॉल होना चाहिए, लार्ज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे हमेशा कंफ्यूजन हो जाती है। ठीक है, तो ये पॉइंट्स उतारो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इवन तुमको बहुत समझ में भी नहीं आया ना, कोई बात नहीं, लेकिन ये पॉइंट्स बाय हार्ट याद कर लेना, क्योंकि ये आएंगे, इनसे क्वेश्चन बनते हैं। गॉट इट? ये मैम। ये चलो मैम। आगे, चलो आगे। यस ये मैम। मैम। नाउ, अगर मैं कह रही हूँ कि अगर ये फीचर है तो एक पॉपुलेशन में हार्डी विंगबर्ग इक्विलिब्रियम है, अगर एक पॉपुलेशन में हार्डी विंगबर्ग इक्विलिब्रियम नहीं है तो उसका क्या मतलब है? मैं इसमें से किसी एक फीचर को रिवर्स कर दूं, किसी भी एक फीचर को भी कर दूं ना, इक्विलिब्रियम बिगड़ जाएगा। जैसे कि नो म्यूटेशन की तरह मैं बोल दूं कि ये जो पॉपुलेशन है, लेट्स से ये पॉपुलेशन है कैलाश नगर की, तो कैलाश नगर के ह्यूमन पॉपुलेशन में हमने देखा कि क्या हो गया, म्यूटेशन हो गई, म्यूटेशन होगी ना, हार्डी विंगबर्ग का इक्विलिब्रियम बिगड़ गया। मैं कहती हूँ इवोल्यूशन देख ली मैंने, कोई इवोल्यूशनरी फीचर फीचर देख लिया, तो इक्विलिब्रियम बिगड़ गया। रैंडम मेटिंग होगी, ठीक है, फीचर देख के मेटिंग नहीं, बस मेटिंग होगी तो इक्विलिब्रियम बिगड़ गया। और पॉपुलेशन का साइज कर दे स्मॉल, स्टडी का साइज स्मॉल कर दे, इतनी पॉपुलेशन पढ़ूंगी मैं अब।
ठीक है, तो भी इक्विलिब्रियम बिगड़ गया। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम तब होता है जब ये फीचर फॉलो होते हैं, और इन्हीं का रिवर्स जब होता है तो हम कहते हैं हार्डी विगबर इक्विलिब्रियम बिगड़ गया। तो एक क्वेश्चन इस पे आता है, कुछ फैक्टर तुमको पढ़ने हैं, जैसे कि जीन माइग्रेशन, रिकॉम्बिनेशन, नेचुरल सिलेक्शन एंड रैंडम मेटिंग। तो इसको ऐसे लिख लो, जस्ट गिव मी 1 मिनट। हेलो, यस मैम। हमारी यस मैम। दोबारा बताती हूँ। ठीक है, तो जब ये फीचर फॉलो होंगे तो हार्डी विंबर का इक्विलिब्रियम है, तुम इसे बिगाड़ दो तो इक्विलिब्रियम बिगड़ गया। तो कौन से फैक्टर है जब होंगे तो हार्डी विंबर का इक्विलिब्रियम बिगड़ेगा, तो वो फैक्टर है ये। तो ये 5 फैक्टर्स लिख लो, एज सच आते हैं। अब एक एक करके इनकी बात करेंगे। ठीक है, जैसे ही फैक्टर खत्म हो गए, हार्डी विंबर इक्विलिब्रियम भी खत्म हो जाएगा। आवाज आई? यो मैम। उतार लिए फीचर? मैम उतार रहे हैं। हल्लेवारा उतार क्या? बेटा डरा क्यों रहा है? याद रखना, कौन से फीचर है जो उसके इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करते हैं, उनकी बात यहाँ हो रही है। और कौन से फीचर है जब वो होते हैं पॉपुलेशन में तो इक्विलिब्रियम रहता है, वो पीछे करवाया था। कंफ्यूज मत हो जाना इसमें, मतलब हद हो जाएगी। ला, 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 ला। डन मैम। ऑल राइट, लेट्स मूव ऑन। चलो, सो दिस सबसे पहला फीचर है कौन सा हमारा? जीन माइग्रेशन। जीन माइग्रेशन। जीन क्या होता है? जीन क्या होता है? मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस पूरा पढ़ाया था यार। न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस। न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस। थैंक यू। तो ये एक पॉपुलेशन है, ठीक है, लेट्स से ये एक पॉपुलेशन है यहाँ पर। जनरली ये वाला जो फीचर है ना, तुमको तो टापुओं में मिलता है, चलो ना, या फिर पॉपुलेशन क्या बोरिंग से लिखा है, आइलैंड लिखेंगे, आइलैंड। उलाला। तो उलाला आइलैंड पे तुमको दिख रही है पॉपुलेशन इन स्पीशीज की, तुमको दिख रही है पॉपुलेशन ये एक अलील के साथ। लेट्स से ये कोई एक अलील है इनके पास, कोई भी अलील है स्टार, और ये एक अलील है सर्कल वाला। तो देखो, स्टार रिप्रेजेंट करता है ब्लैक हेयर जो डोमिनेंट फीचर है, और 0 रिप्रेजेंट करता है रेड हेयर जो रिसेसिव फीचर है। ठीक है, तो आइलैंड एयर पे तुमको 2 तरीके के इंसान दिख रहे हैं, एक जिनके काले बाल है और एक जिनके लाल बाल है। और तुम्हें इसे देख के पता चल रहा है कि आइलैंड उलाला जो है उस पे कौन से वाले बालों वाले कलर के इंडिविजुअल ज्यादा है? ब्लैक है। ब्लैक हेयर। ब्लैक हेयर है ना, ये देखो यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, और हमारे पास थोड़ा दूरी पे एक और आइलैंड है, इस आइलैंड का क्या नाम रखूं? क्रिएटिविटी नहीं है तुम लोगों में वैसे। आइलैंड। फिजी आइलैंड फिजी आइलैंड। टिम्बकटू। अरे तूने देर कर दी, लड़की ने क्या बोला था पीछे? आइलैंड। मौका है बेटा तेरे पास बोलने का। चलो, क्या बोल रहा था तू? बहुत फिजी। अजीब था। मैंने तो बहामस, बहामस अच्छा रहेगा, बहामस। टिम्बकटू। बहामस, बहामस जाएगा। तो आइलैंड टिम्बकटू तुमने देखा कि तुमको मिल रहे हैं ऐसे वाले जिनके ब्लैक हेयर और रेड हेयर है, लेकिन यहाँ पे पॉपुलेशन रिवर्स है। कौन से इंडिविजुअल है? रेड हेयर वाले। रेड हेयर वाले। ठीक है, अब देखो क्या हुआ, ये बना लिया ऐसे ही, बना लिया। बाबलो, बना लो भाई, क्वेश्चन आता है इससे। को बनाना पड़ा। डन लिख मैम। दो। अब देखो, कुछ
कुछ इंडिविजुअल आइलैंड उलाला से ट्रांस मतलब माइग्रेट कर गए हैं आइलैंड टिम्बकटू पे रैंडमली, ठीक है, रैंडमली माइग्रेट कर गए हैं। रैंडमली ऐसा कुछ फिक्स नहीं है कि स्टार जा रहे हैं या ये सर्कल जा रहे हैं, रेड बालों वाले जा रहे हैं या ब्लैक वाले बालों वाले जा रहे हैं, रैंडमली वो माइग्रेट करके कुछ टाइम तक माइग्रेट कर रहे हैं। अब जब माइग्रेशन हो गई है, देखो सब माइग्रेट रैंडमली, ठीक है, ये पॉइंट लिख लिया। जब माइग्रेशन हो गई है तो उसके बाद क्या हुआ, आफ्टर सम टाइम तुमने दोबारा से ऑब्जर्व किया दोनों आइलैंड को, ठीक है। तो आफ्टर सम टाइम दोबारा से आइलैंड को ऑब्जर्व करोगे तो तुम देखोगे उलाला पे अब कौन से वाले बालों के इंडिविजुअल ज्यादा है, रेड येलो हेयर कलर वाले, के। लिख के बता दो भैया। ब्लैक, रेड, रेड। रेड हेयर मोर बेटा है, रेड हेयर, रेड हेयर मोर, ये जीरो से हेरेट मतलब था, रेड हेयर मोर हो गए, क्यों, क्योंकि उसके पास ज्यादातर जो ब्लैक हेयर वाले थे ना वो टिम्बकटू पे रैंडमली चले गए। तो यहाँ पर अगर ज्यादा इंडिविजुअल गए तो उन्होंने रिप्रोड्यूस भी किया होगा, हम ये डेटा अब ऑब्जर्व कर रहे हैं 10-20 सालों के बाद, तो उन्होंने भी रिप्रोड्यूस किया होगा, उनकी पॉपुलेशन ज्यादा बढ़ गई, राइट। और टिम्बकटू पे भी जो एलिलिक फ्रिक्वेंसी थी वो चेंज होगी, तो मैं कह सकती हूँ ना पहले एलिलिक फ्रिक्वेंसी थी ये, पहले एलिलिक फ्रिक्वेंसी थी ये वाली, क्या थी, जीरो वो मोर देन दिस, राइट, राइट, लेट्स से कैपिटल बी वो मोर देन, अब एलिलिक फ्रिक्वेंसी कैसी है, अब एलिलिक फ्रिक्वेंसी होगी है स्मॉल बी इज मोर देन ए, तो एलिलिक फ्रिक्वेंसी चेंज होगी ना उलालाल पे। सिमिलरली टिम्बकटू पे भी ऐसे ही हो गया कि पहले कुछ इस तरीके से सिचुएशन थी, अब तुमको कुछ इस तरीके से सिचुएशन दिख रही है। तो हार्डी विंगबर्ग इक्विलिब्रियम कहता है ना कि एलिलिक फ्रिक्वेंसी किसी पॉपुलेशन की चेंज नहीं होनी चाहिए, लेकिन जब जीन रैंडमली दूसरे आइलैंड पे माइग्रेट करगी तो एलिलिक फ्रिक्वेंसी चेंज होगी, तो हम इसको कहते हैं जीन माइग्रेशन, कि जब जीन माइग्रेशन होता है तो एलिलिक फ्रिक्वेंसी चेंज हो जाती है, तो हम कहते हैं हार्डी विंगबर्ग इक्विलिब्रियम चेंज हो गया, ठीक है, इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया। गॉट इट? यस मैम। पक्का समझ आ गया? यस मैम। लिख ले फिर, जब तक तुम लिखोगे तब तक मेरे दिमाग में गाना चलता रहेगा। डन मैम। सबका डन, चलो। अब देखो जीन माइग्रेशन एक टर्म है ना, उसके साथ एक और टर्म आती है दैट इज नोन एज जीन फ्लो। तो जीन फ्लो क्या होता है उसके बारे में बात करेंगे, जो अभी मैंने पीछे बोला हुआ यहाँ लिखा है, देखो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर जीन आर माइग्रेटेड रैंडमली, तो वर्ड याद रखना रैंडमली, ठीक है। दिस विल चेंज द एलिलिक फ्रिक्वेंसी ऑफ द पॉपुलेशन दोनों आइलैंड पे, एज एलिलिक फ्रिक्वेंसी चेंज हार्डी विंगबर्ग, ये होमवर्क नहीं है, ठीक है, HW स्टैंड फॉर हार्डी विंगबर्ग, इस बावले ने इसको होमवर्क समझा ना। तो हार्डी विंगबर्ग इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया, नोट कर लेना। अर्लियर एग्जांपल टॉक्ड अबाउट द सेम स्पीशी, जो ये एग्जांपल की हम बात करें सेम स्पीशी की बात करें ना, इंसानों में 2 फीचर की, राइट। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, लिख लेना इसको, आगे चलो। मैं ऑडिबल? यस मैम ऑडिबल। यस मैम डन यार। हो ओके, गया। तो फिर जीन माइग्रेशन हो तो जीन फ्लो क्या होता है, सुनने में तो एक जैसा नहीं लग रहा, माइग्रेट कर रहा है जीन फ्लो कर रहा है, एक ही जैसी बात है। तो देखो जीन माइग्रेशन है जब एक जगह से दूसरी जगह कोई जा रहा है, नॉर्मली मैं हाथों से बना रही हूँ यार, पूरा बोर्ड पड़ा है, हद हो गई, ये है जीन माइग्रेशन। लेकिन अगर ये प्रोसेस कंटिन्यू रहे, ठीक है, जब ये प्रोसेस बहुत टाइम तक कंटिन्यू रहता है तो अब हम इसको कहते हैं जीन फ्लो कर रही है। ऐसे ही होता है ना, जैसे तुम्हारा भाई, तुम भाई बहन हो, तुम अपने भाई को एक थप्पड़ मारो, एक थप्पड़ दे दिया तूने उसको, 2 थप्पड़ दे दिया, उसके बाद घर पे कोई नहीं हो तो फ्लो में मारते ही चले जा रहे हो, दैट इज फ्लो। तो जब कंटिन्यूस माइग्रेशन होती है हम उसको कहते हैं जीन फ्लो, ठीक है, तो ये डेफिनेशन ऑफ जी, ऑलराइट। ये मैम। मैम। तो समझ नहीं होगा, तो समझ नहीं होगा, सबने पीटा तो हो गई भाई बहनों को। तुम में से ऐसा भी है कोई जो पिटता है खुद, कोई नो जो मैम। भाई बहन से यस पिटता मैम। है यस है मैम। ना। मैं भी हूँ, मैं भी बहुत बहुत पिटी हूँ, मैं बहुत ज्यादा, ऐसा थोड़ा डाला था भाई ने बचपन में, तो समझ तुम सकती हद हूँ तब तुम्हारा होती है डर। जब चलो बड़ी अब ये होती बताओ मुझे, नहीं बेटा मेरा भाई तो बड़ा था, वो WWEEF आती थी तब, तो वो वहां पे देखता था जो हो रहा है, फिर वो word नहीं करता था, तो मुझे था नहीं, तो मुझे समझ आता था, मम्मी को नहीं बताना, तो हाँ, मैं बताती भी नहीं थी, मुझे डर लगता था मरे।
कैन यू राइट डाउन द डिफरेंस बिटवीन जीन योर ओन लैंग्वेज? अपनी भाषा में लिखना. In your own language, write down the answer for this in chat box. Did you get it? तो कब लिखोगे? कल चिट्ठी डालूं? आंसर एक नहीं आया. जल्दी लिखो, जल्दी लिखो. इतना सारा टाइम मैंने तुमको वो इतनी इंपॉर्टेंट वीडियो समझाने में लगा दिया. देखो भाई आंसर. जीन माइग्रेशन और जीन फ्लो के बीच में डिफरेंस इन योर ओन लैंग्वेज. तो मुझे दिख गया ना, मेरे डेफिनेशन उठा के लिखे तो पिटोगे. 1 मिनट दे रही हूँ. इतनी खराब टाइपिंग स्पीड हद होगी. ओके आंसर आ गया. प्रिया वेरी गुड. जीन माइग्रेशन ये है. मैम प्रीवियस स्लाइड. वेरी गुड प्रिया. साहिल. मैम इसे एक बार समझा दो, मेरा नेटवर्क चला गया था. अच्छा ओके बेटा, जीन माइग्रेशन होता है ना, एक आइलैंड से दूसरे आइलैंड पे रैंडमली जीन जा रहा है, ये जीन माइग्रेशन है. अब इसी प्रोसेस को तो कंटिन्यू कर ले. तो कंटिन्यू जीन माइग्रेशन जब बहुत टाइम तक होती रहती है ना, तो हम उसको जीन माइग्रेशन नहीं कहते. अब अभी तो कंटिन्यूस प्रोसेस हो गया ना, तो हम इसे कहते हैं जीन फ्लो. तो कंटिन्यूस जीन माइग्रेशन इज नोन एज मैम? जीन फ्लो. मैम जीन माइग्रेशन को ही जीन फ्लो कहते हैं. हाँ, अगर वो ज्यादा देर तक होती रहे. यस मैम. मैम ज्यादा देर तक या ज्यादा टाइम तक, लाइक अगर दो हाँ हाँ, ज्यादा फ्रिक्वेंसीज में वेरी कर रही है. ज्यादा टाइम. ड्यूरेशन इन टर्म्स ऑफ टाइम, ड्यूरेशन के टर्म पे बात कर रही हूँ मैं. जब ड्यूरेशन ज्यादा होगी तो जीन फ्रीक्वेंसी भी तो फिर ज्यादा वेरिएशन दिख जाएगी ना तुझको. मैं इन टर्म्स कर रही हूँ, कंटिन्यू टर्म्स ऑफ टाइम. ओके, यस तो मैम. अपना भी वेरिएशन भी ज्यादा दिखाई देने लग जाएगा. ठीक है. हाँ जी, क्या बात है. अनीश ने एक्चुअल में अपनी लैंग्वेज में लिखा है. वेरी गुड. यस, कॉन्टिन्यूस है साहिल, कॉन्टिन्यूस, मेनी टाइम्स नहीं. मैम इससे गुड प्रीवियस कामना. ये वाली. मैम नोट गुड कर लिया. कृतिका. गुड प्रिया. वेरी गुड. अनीश वेरी गुड. चलो चले आगे. ए रिवाइज कर लिया हमने. चलो फिर अगले प्रेजेंटेशन पे चलते हैं. हरी विंगवर का आज खत्म करेंगे जिसको रिकॉल. अभी तो पढ़ाया मैंने कितनी बार रिकॉल. चलो याद है ना ये पॉइंट्स? कौन सा कर लिया हमने? जीन माइग्रेशन. तो जहाँ ये तुमने फ्लो चार्ट बनाया उसमें जीन फ्लो. ठीक है, तो जब तुम्हें फ्लो चार्ट देखो तो तुमको याद रहे तुम्हें क्या क्या पढ़ना है. राइट. अब हम करेंगे जेनेटिक ड्रिफ्ट. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आने के चांसेस है. सो इसके ऊपर लिख लो 4 मार्क. अगर क्वेश्चन आएगा तो इससे आने के सबसे ज्यादा चांसेस है. चले आगे पढ़ाऊं? यस मैम. ठीक है. जेनेटिक ड्रिफ्ट क्या होता है? ध्यान से सुनना, एक एक वर्ड इंपॉर्टेंट है, एक एक वर्ड पे क्वेश्चन आता है. सडन. ठीक है, सडनली होता है ये, एकदम से अचानक से. जैसे ऐसे तुम बैठे हो मेरे साथ और हम आराम से बैठे हो और मैं तुम्हें एकदम से खींच के थप्पड़ मारूं, वो सडन हो गया. सडन. रैंडम. रैंडम प्रोसेस है कि मतलब फिक्स नहीं है यहाँ होगा. मतलब मान लो तुम सारे साथ में बैठे हो, लेकिन रैंडमली मैंने खींच के थप्पड़ एक को मारा लेकिन दूसरे को नहीं मारा ना, तो रैंडम है. रैंडमली सिलेक्ट कर लिया, मन किया पेल दिया. ठीक है, तो सडन रैंडम चेंज इन एलिलिक फ्रीक्वेंसी ऑफ ए स्मॉल पॉपुलेशन. तो देखो तुमको याद है हार्डी विंगर इक्विलिब्रियम कब होता है? जब पॉपुलेशन का साइज स्मॉल होता है या लार्ज? लार्ज. हाँ, लेकिन जेनेटिक ड्रिफ्ट कब होता है? जब पॉपुलेशन का साइज स्मॉल है. तो अगर छोटी सी पॉपुलेशन है, और जनरली तुमको ये ना किसी आइलैंड पे देखने को मिलती है. ठीक है, आइलैंड्स वगैरह पे ये मिल जाती है जो बहुत अच्छे से ह्यूमन की इंटरफेरेंस से दूर होते हैं. जैसे गैलोपेगस आइलैंड था. ठीक है, तो छोटी सी स्मॉल पॉपुलेशन है. ठीक है, मान लो यहाँ पर बीटल्स की पॉपुलेशन ही थी. ठीक है, और उसमें थी एक रेड कलर की बीटल थे और एक ग्रीन कलर के बीटल थे. सडनली कोई चेंज हो गया, कुछ चेंज हुआ, सडनली कोई इवेंट हो गया सडन, कि थोड़े टाइम के बाद तुम देख रहे हो कि सिर्फ एक ही टाइप की पॉपुलेशन तुमको ज्यादा दिख रही है. वो ग्रीन वाले तो आधे से ज्यादा मर गए. तो इसको मैं कहूंगी जेनेटिक ड्रिफ्ट हो गया, कि उनके जीन में सडनली ड्रिफ्ट हो गया. ठीक है, तो जेनेटिक ड्रिफ्ट इज एन इवेंट विच इज अ सडन रैंडम चेंज इन एलिलिक फ्रीक्वेंसी ऑफ ए स्मॉल पॉपुलेशन. इसकी डेफिनेशन पे क्वेश्चन आता है, ये 4 मार्क का है.
लिख लिया? समझ आई बात? ठीक है। अब ये सडनली क्या भोकाल सा इवेंट आया था, इस इवेंट की बात करते हैं, ठीक है? चलो, तो मान लो सोनाक्षी गार्डन में घूम रही है, ठीक है? हमारी प्यारी सोनाक्षी, वो दबंग वाली सोनाक्षी नहीं, वो घूम रही होगी, हमें क्या करना उसका? अपनी क्लास में 2 सोनाक्षी है, हम इन्हें घुमाएंगे। तो मान लो गार्डन में मजे से सोनाक्षी घूम रही थी। कहाँ है वो सोनाक्षी? ये रही हमारी प्यारी सी सोनाक्षी। सोनाक्षी डाइटिंग पे है तो पतली दिख रही है बहुत ज्यादा। सोनाक्षी के बाल लंबे है भैया, और वो पागलों की तरह 2 दांत टूटे हुए हंस रही है। अच्छा लगता है, सोनाक्षी छोटी है इस पिक्चर में। तो सोनाक्षी बढ़िया से घूम रही थी, लेकिन सोनाक्षी के बड़े बड़े पैर है, किसके पैर काम आएंगे हमारे? ठीक है। तो सोनाक्षी गार्डन में घूम रही थी और वहां पे बीटल्स घूम रहे थे, ठीक है? बीटल समझते हो? अच्छा, लेडी बर्ड समझते यस हो, है ना, छोटे छोटे। तो वहां पे यस मैम। लेडी बग की 2 प्रजातियां थी, ठीक है? एक थे रेड वाले लेडी बर्ड, रैंडमली घूम रहे हैं, ऐसा कुछ है नहीं। तो मान लो रेड वाले लेडी बर्ड्स थे यहाँ पर, ठीक है? और अपने पास रैंडमली पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूटेड है, छोटी सी पॉपुलेशन है, ज्यादा बड़ी अपने ने बनानी नहीं है, क्योंकि हमें जेनेटिक ड्रिफ्ट करना है। बड़ा हमने क्या बनाना है? सोनाक्षी का पैर, ठीक है? हो सकता है इसको मधुमक्खी ने काटा है भैया, इसके पैर बहुत ही बड़े हैं। पता नहीं सोनाक्षी कौन से जूते पहनती हो भैया, हमें बताओ। तो सोनाक्षी मस्त गार्डन में घूम रही थी और थोड़ी देर के बाद गलती से बाय चांस सोनाक्षी ने पैर रख दिया इस पॉपुलेशन के ऊपर, ठीक है? सो फुट ऑन बीटल। अब सोनाक्षी ने देखा थोड़ी नीचे कौन सी वाली बीटल है जिसको मेरे को कुचलना है, वो तो गलती से कुचली गई। ऐसे हम कुचल ही देते हैं चींटियों वगैरह को। तो थोड़ी देर के बाद तुम देखोगे सोनाक्षी को कोई आइडिया नहीं है उसने क्या किया है। वो अपने दोनों दांत निकालती हुई मस्त लहराती हुई हवा में जा रही है, ठीक है? वो अपना आगे बढ़ गई, लेकिन उसने रियलाइज नहीं करा कि क्या हुआ से जो रेड वाली पॉपुलेशन थी उसने वो सारी पॉपुलेशन मार दी। अब जो बची है वो मेजोरिटी ऑफ येलो कलर की पॉपुलेशन होगी, ठीक है? तो पहले जो फ्रीक्वेंसी थी, अब देखो रेड वाले बहुत कम बचे हैं ना, तो हो सकता है कि शायद वो रिप्रोड्यूस करके अपनी पॉपुलेशन को दोबारा से रिवाइव ना कर पाए, या हो सकता है कुछ इंडिविजुअल रह जाए, लेकिन मेजोरिटी ऑफ पॉपुलेशन अब छोटी ही है लेकिन येलो की होगी। तो पहले जो एलिलिक फ्रीक्वेंसी थी जहां पर हमारे पास रेड थे मोर देन येलो, और हम कह लो रेड थे इक्वल्स टू येलो, अब वो एलिलिक फ्रीक्वेंसी आफ्टर द डिजास्टर, ये है डिजास्टर, चांस इवेंट है ना, आफ्टर दिस डिजास्टर अब जो रेड वाले की पॉपुलेशन है वो बहुत कम हो गई है एज कंपेयर टू येलो। तो एलिलिक फ्रीक्वेंसी चेंज हुई, इसको हम कहते हैं जेनेटिक ड्रिफ्ट। समझ आई बात? श्योर मैम। Yes. तो आएगी, बना लो फिर, हो गया तो बताओ। डन? ओके। Then, ma'am. याद रखना, सडन रैंडम चेंज छोटी पॉपुलेशन में। चलो, अब जो जेनेटिक ड्रिफ्ट है, सडन रैंडम चांस इवेंट है जो स्मॉल पॉपुलेशन में होता है, ये ना इसको समझाने के लिए 2 एग्जांपल लिए जाते हैं। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, लोग समझते हैं जेनेटिक ड्रिफ्ट 2 टाइप की होती है, बॉटलनेक इफेक्ट और फाउंडर इफेक्ट। ऐसा नहीं है। इस इफेक्ट को समझाने के लिए 2 एग्जाम्पल्स लिए जाते हैं, तो ये 2 एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है? तो जो पीछे मैंने वो एक इवेंट समझाया ना तुमको, जहाँ पे सोनाक्षी ने पैर रख के कुचल दिया था बड़ी ही बेरहमी के साथ बीटल्स को, अब उसी को मैं 2 डिफरेंट इवेंट्स के 2 डिफरेंट एग्जाम्पल से समझाऊंगी, ठीक है? तो इनका नाम है बॉटलनेक इफेक्ट एंड फाउंडर इफेक्ट। तो इस पे भी क्वेश्चन आता है, तो 4 मार्क के पॉइंट से इंपॉर्टेंट है। चले? यस मैम। नो मैम। नो नो यो क्या बोला है तूने? मैम नो। नो ओके, बोले भाई रुक गई। मैं कह रही हूँ जो जेनेटिक ड्रिफ्ट है ना, कि सडनली छोटी सी पॉपुलेशन में कोई तूफानी सा इवेंट हो गया और पॉपुलेशन की एलिलिक फ्रीक्वेंसी चेंज हो गई, तो उसको एक्सप्लेन करने के लिए 2 और एग्जांपल है। जैसे हमने सोनाक्षी का एग्जांपल लेके समझा, तो बायोलॉजी वाले कहते हैं हम सोनाक्षी के साथ ऐसा नहीं करेंगे, हम 2 और एग्जांपल तुमको देते हैं, बॉटलनेक इफेक्ट एंड फाउंडर इफेक्ट। ये 2 डन मैम। एग्जांपल्स है जेनेटिक ड्रिफ्ट के, ठीक है? तो अब इनको हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले फाउंडर इफेक्ट, जिसने उसको ढूंढा है। तो ये भी टापुओं के पास तुमको ज्यादा दिखाई देता है, क्योंकि ह्यूमन इंटरवेंशन वहाँ पे कम है, और वहाँ पे कोई भी स्पीशी है तो बहुत सालों तक अनडिस्टर्ब रह पाती है। तो मान लो यहाँ पे एक टापू था, लला 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 लला, और यहाँ पे कुछ दूर एक और टापू था, लला 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 लला। इस आइलैंड का नाम क्या है यार? कम ऑन यार, बी लिटिल क्रिएटिव यार, तुम मेरे स्टूडेंट नहीं हो सकते।
आइलैंड। फाउंडर। फाउंडर नहीं नाम रख सकते आप, कॉपीराइट है उसका, मैंने पहले लिख दिया है। जिंगलाला आइलैंड। झिंगालाला, ये अच्छा था। झिंगालाला, ओके। और दूसरे आइलैंड का क्या नाम है बेटा? तू क्रिएटिव बच्चा हु। है। आइलैंड मोगली। सॉरी बेटा, हु जीत गया। बहुत बढ़िया। तो आइलैंड झिंगालाला पे लेट्स से डक रहती है, ठीक है, और ऐसी बीक वाली डक रहती है, ठीक है। ये एक बीक है, लेट्स से मैं इसको कैपिटल बी से रिप्रेजेंट कर रही हूँ, और एक तीखी सी बीक वाली भी रहती है। मैं सिंपलेस्ट वे में एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रही हूँ, लैंग्वेज तो तुमको एनसीईआरटी में मिल जाएगी, ठीक है। तो लेट्स से ये थोड़ा रिसेसिव करेक्टर है, तो दोनों बीक की हमारे पास यहाँ पे डक रहती है, ठीक है, डक पॉपुलेशन, ओके। अब फॉर सम रीजन लेट्स से रैंडमली सम डे कुछ हुआ यहाँ पे, वैसे मतलब पानी में ऐसे बीच में पानी ऐसे कुछ तूफान सा आया या कोई कुछ हुआ, ये टापू पे रैंडमली कुछ कौन सम डक्स। अब ये कौन सी वाली गई है, कोई भी हो सकती है। तो लेट्स से मैंने ले ली ग्रीन वाली क्योंकि मुझको पसंद आया, तो लेट्स से ग्रीन वाली चली गई, और एटलीस्ट एक मेल और एक फीमेल जाना चाहिए, ठीक है, रैंडमली। अब इस आइलैंड पे पहले कोई इंडिविजुअल नहीं बनाया था ना मैंने, राइट। तो इस आइलैंड पे कोई इंडिविजुअल नहीं था, अभी एक आइलैंड एक्सप्लोर नहीं था, इसके कंपटीशन का कोई नहीं था। लेकिन अब जब डक पॉपुलेशन वहां गई तो वहां पे उसका अपना राज है, ठीक है। तो अभी डक पॉपुलेशन तुम थोड़े टाइम बाद देखोगे, कुछ सालों बाद, कि जो आइलैंड हु है वहां पर डक पॉपुलेशन बहुत मेच्योर हो जाएगी। और देखो ये जो आइलैंड है इसकी क्लाइमेटिक कंडीशन थोड़ी तो डिफरेंट होगी ना, तो मोस्ट प्रोबेबली ये जो हमारा हुहू वाला आइलैंड है यहाँ पे जो डक पॉपुलेशन है वो थोड़ी सी डिफरेंट दिखेगी, राइट। और ऐसे ही ये इवोल्यूशन चलती चली जाएगी, और एक टाइम आएगा कि ये जो हमारे हुहू आइलैंड पे जो लंबी बीक वाली डक आई थी ना, छोटे बी वाली, ये इतनी मॉडिफाई हो गई कि अब इसे पहचान भी नहीं पा रहे, ऐसे हो रही है देखो। तो मैं कहूंगी कि न्यू स्पीशी बन गई है, न्यू स्पीशी, ठीक है। तो अब ये जो न्यू स्पीशी बनी है ना, कहाँ से बनी है, ये दो दो एंसेस्टर आए थे ना, इनसे बनी है। तो मैं इनको कहूंगी फाउंडर, फाउंडर। और इस पूरे फिनोमेना को कहूंगी फाउंडर इफेक्ट। तो फाउंडर इफेक्ट का क्या मतलब होता है, रैंडमली एक छोटी सी पॉपुलेशन मेन आइलैंड से, जो आइलैंड झिंगालाला है वो हमारा मेन आइलैंड है, ठीक है। तो छोटी सी पॉपुलेशन एक मेन आइलैंड से रैंडमली दूसरे आइलैंड पे चली गई जहां पर और कोई था नहीं कंपटीशन देने के लिए। फिर जो दूसरे आइलैंड पे ये जो छोटी सी पॉपुलेशन गई है ना, इसने रिप्रोडक्शन कर करके अपनी पूरी स्पीशी फैला दी है मॉडिफाई करके। तो मैं इसको कहूंगी फाउंडर इफेक्ट की एक नई स्पीशी फाउंड हो गई है नए आइलैंड पे बिकॉज ऑफ दिस रैंडम माइग्रेशन, और इसको हम फाउंडर इफेक्ट कहते हैं। और जेनेटिक ड्रिफ्ट इसमें वो खतरनाक इवेंट क्या था, जेनेटिक, जो रैंडमली वो एक आइलैंड से दूसरे आइलैंड गया है ना, उसको हम कहते हैं कि यहाँ पे जेनेटिक ड्रिफ्ट हुआ है। समझ आई बात? यस मैम, गॉट इट। अच्छा, यो मैम। बड़े स्मार्ट बच्चों, तुम्हें एक के बारे में समझ कैसे आ रहा है? आज तक किसी को जेनेटिक ड्रिफ्ट के बारे में समझ नहीं आया, झूठ तो नहीं बोल रहे हो? नो मैम, इजी तो है ही। क्वेश्चन भेजूंगी, देखती हूँ। अच्छा ये इजी है, मेरी मेहनत कुछ नहीं है। ये माइक मत ऑन करियो अब। डन? यस मैम। So, founder effect, when a small population drift from the main population to form a colony with less diversity than the main population, उसको हम कहते हैं फाउंडर इफेक्ट। बेटा जो मेन आइलैंड था ना, वहाँ पे तो डाइवर्सिटी ज्यादा है ना, देखो डिफरेंट टाइप ऑफ बीक के डक्स है। लेकिन अब जो फाउंडर इफेक्ट वाला आइलैंड है, जो हमारा आइलैंड हुहू है, वहाँ पे तो एक ही टाइप की स्पीशी दिख रही है ना, तो इसमें एक पॉइंट बनता है कि जो डाइवर्सिटी होगी वो लेस होगी न्यू वाले आइलैंड पे, ठीक है, मेन आइलैंड के कंपेरिजन में। तो ये डेफिनेशन लिख लो, ये काम आ सकती है 4 मार्क्स में। और इसमें जो ट्रिक है वो यही आती है, लेस डाइवर्सिटी इन द देन द मेन आइलैंड, लेस डाइवर्सिटी इन न्यू आइलैंड, ठीक है। क्या नाम था इसका? हुहू, ओके डन। ओके, अब हम करेंगे बोटोनिक इफेक्ट। बोटोनिक इफेक्ट ये भी है जेनेटिक ड्रिफ्ट का एग्जाम्पल है, ऐसे ही है।
ये तो तुमको पता होना चाहिए बॉटल किसको क्या रिप्रेजेंट कर रही है। देखो ये जो बॉटल की मेन बॉडी है, ये जो उसकी बॉडी है, इस ये रिप्रेजेंट कर रही है नॉर्मल कंडीशंस। ठीक है, बॉटल की मदद से हम जेनेटिक ड्रिफ्ट को एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं। समझ रहे हो तुम कि मतलब हद हो गई है, बॉटल तक पहुंच गए हम समझाने के लिए। तो बॉटल की जो बॉडी है वो नॉर्मल कंडीशन बता रही है, कोई डिजास्टर नहीं हुआ, कोई तूफान नहीं आया, जिंदगी नॉर्मल चल रही है। लेकिन बॉटल की जो नेक वाला रीजन है ना, ये वाला रीजन, ये रिप्रेजेंट कर रहा है डिजास्टर। तो जब पॉपुलेशन थी, यहाँ पर रख लेते हो, पॉपुलेशन लगा लो भैया, ह्यूमन पॉपुलेशन है, कोई भी फीचर के लिए रख लो, ये एक एलीलिक फॉर्म है, ये दूसरी एलीलिक फॉर्म है, मिक्स एंड ब्लेंड कर देते हैं, इससे पहले कोई सवालात करे। ठीक है, तो यहाँ पे सब खुशहाली से रह रहे हैं। ओके, नॉर्मल अपनी जिंदगी में खुशहाली से रह रहे हैं, डिजास्टर से दूर है। इतना क्लियर? या मैम। या मैम। बस याद रखना, पॉपुलेशन विथ मोर डाइवर्सिटी, लिख लो इसको ऐसे, मोर डाइवर्सिटी, इसी को हम कहेंगे मेन पॉपुलेशन। और एक और चीज हमें याद रखनी है कि हम जेनेटिक ड्रिफ्ट की बात कर रहे हैं ना, पॉपुलेशन इज स्मॉल। ओके, पाप लगेगा नहीं तो सबको। ओके, करूं फिर बॉडी लाइक इफेक्ट समझाओ। या मैम। तो बेटा, अरे पिक्चर मुझे खुद बनानी पड़ेगी, अरे यार मेहनत, जिंदगी में कितनी मेहनत है। तो बेटा सब बढ़िया खुशहाली से चल रहा था जीवन में, ऐसे मस्त बैठे थे, कोई कष्ट नहीं था इनके जीवन में। पर फिर एक दिन भौकाल आया, एक दिन तूफान आया। तूफान क्या हो सकता है? कोई भी नेचुरल डिजास्टर होता है या मैन मेड डिजास्टर है। कोई नेचुरल डिजास्टर बताना, एग्जाम्पल दो। सुनामी। earthquake, storm, flood. एक पूछा तो तुमने क्या पीएचडी करी है? एक पूछा था भाई। लेट्स से सुनामी आ गई, क्योंकि सबसे पहले मैंने वही वर्ड सुना था, राइट? तो हमारी सुनामी आ गई। तो सुनामी बॉटल के अंदर जो भी, लेट्स इमेजिन करो कि जेम्स पड़े थे, तो जितने भी जेम्स है वो पॉपुलेशन रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो जैसे ही सुनामी आ गई तो सारी पॉपुलेशन इसका शिकार होगी, राइट? अब कौन से इंडिविजुअल ज्यादा मरेंगे ये थोड़ी हमें पता है भाई, कौन फंस गया हमें क्या पता। अब टाइटैनिक डूबा, किस ऐसे ही हुआ कुछ, सुनामी आ गई तो काफी सारे इंडिविजुअल है जो उस डिजास्टर में मर गए। लेकिन बेटा कुछ तो बच जाएंगे ना, मोस्ट प्रोबेबली कुछ बच जाने चाहिए, इंसानियत के नाते बचा लो। तो लेट्स से कुछ इंडिविजुअल्स बच गए, एक स्पीशी भी हो सकती, मतलब एक एलील भी हो सकती है और दो एलील भी हो सकती है। तो ये जब हम बॉटल को टिल्ट करते हैं तो हम यहाँ कहते हैं कि सुनामी आ गई। ठीक है, जो तो पीछे रह गए इसी के अंदर, हम उसको कहेंगे दे डाइड। पीछे आ गए ना, ये ठीक है। अब जो हमारी सर्वाइविंग पॉपुलेशन है उसका नंबर ऑफ इंडिविजुअल कम है, लेकिन छोड़ दो कुछ टाइम के लिए, रिप्रोडक्शन नाम की चीज होती है, इंडिविजुअल तो बढ़ जाएंगे। तो थोड़े टाइम के बाद तुम देखोगे जब इंडिविजुअल बढ़ गया तो तुमको इंडिविजुअल कुछ ऐसे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, ग्रीन और रेड वाले। तो ये है हमारी अब न्यू पॉपुलेशन, राइट? तो जो हमारी मेन पॉपुलेशन थी, मैं यहाँ लिख रही हूँ, ये थी हमारी मेन पॉपुलेशन। और मेन पॉपुलेशन के अंदर कितने सारे इंडिविजुअल थे? रेड थे, ओके ओके, मेहनत करनी पड़ेगी। येलो थे, ब्लू थे, व्हाइट थे, ग्रीन थे, राइट? तो जो मेन पॉपुलेशन थी उसमें डाइवर्सिटी ज्यादा थी, राइट, मोर डाइवर्स। फिर क्या हुआ? फिर हो गया जेनेटिक ड्रिफ्ट। जेनेटिक ड्रिफ्ट का मतलब क्या हुआ? कोई प्रलय आ गई। तो जैसे ही जेनेटिक ड्रिफ्ट हुआ तो फिर जो न्यू पॉपुलेशन आएगी उसमें डाइवर्सिटी कैसी होगी? Less. लेस। देखो ना, अब सिर्फ तुम्हें ये दो एलील दिख रहे हैं, रेड एंड ग्रीन, पर पहले वाले में कितने ज्यादा थे, राइट? तो इसको हम कहते हैं बॉटल नेक इफेक्ट, जिसमें बॉटल की नेक रिप्रेजेंट करते हैं कोई भी डिजास्टर। गॉट इट? यस मैम। लिख ले फिर बेटा, किसका इंतजार है? या फिर भी मेरे दिमाग में गाना चल रहा है, ऊलाला ऊलाला, अब नहीं जाता आज ये दिमाग से। समय क्या हो गया? समय तो बच गया। डन? Done, ma'am. Done. डन मैम। सुनो ध्यान से, क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन ध्यान से सुन लो। बॉटल नेक इफेक्ट, रैंडम नेचुरल डिजास्टर और ह्यूमन मेड डिजास्टर इन अ पॉपुलेशन। पॉपुलेशन कैसी, स्मॉल और लार्ज? स्मॉल।
हम जेनेटिक ड्रिफ्ट की बात कर रहे हैं अभी भी। इट कॉजेज डेथ ऑफ मेजोरिटी ऑफ पॉपुलेशन एंड जेनेटिक डाइवर्सिटी डिक्रीज्ड रैंडमली, रैंडम है ये भी, ओनली फ्यू सर्वाइव एंड फ्लरिश इन नेचर। एग्जाम्पल क्या है नेचुरल डिजास्टर के? हंटिंग जो इंसान करते हैं, वॉल्केनिक इरप्शन। हंटिंग के लिए निकल जाते हैं, किसी को भी उड़ा देते हैं, तो उससे भी तो अगर पॉपुलेशन छोटी है उस एनिमल की तो डिस्टर्बेंस हो जाएगी ना। तो वॉल्केनिक इरप्शन नेचुरल डिजास्टर हो गया और हंटिंग ह्यूमन मेड डिजास्टर हो गया। ठीक है, तो आपको एग्जाम्पल दे के पूछ सकते हैं इस क्वेश्चन को मैनिपुलेट करके। तो बॉटलनेक इफेक्ट और फाउंडर इफेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, जेनेटिक ड्रिफ्ट भी इंपॉर्टेंट है। हो गया तो इसको लिख लो, ये काम आएगा, बहुत ही डन मैम। महत्वपूर्ण। नो तो मैम। सुनता भी है मेरी डन बात की मैम। लिखता रहता है भी मैम साहिल, तो स्क्रीनशॉट ले सुनता लिया, भी है कि लिखता रहता है? हाँ स्क्रीनशॉट भी ले लिया मैं तो। अच्छा अच्छा, जैसे हम ये और बच्चा दोनों कर लिए। अच्छा वाह। अब है पहली तीसरा स्लाइड। फैक्टर म्यूटेशन। अच्छा अच्छा अच्छा, ले 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 चल ले, आराम से ले है, कोई जल्दी नहीं हमें। तो बताना, हार्डी विंगबर्ग इक्विलिब्रियम, कोई भी पॉपुलेशन हार्डी विंगबर्ग के इक्विलिब्रियम में रहेगी तब अगर वहां पर क्या नहीं होगा? अगर नो जीन माइग्रेशन, नो जेनेटिक ड्रिफ्ट, नो म्यूटेशन और नो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन और नो रैंडम म्यूटेशन। गुड। डन मैम। और ओके गुड, और हार्डी विंगबर्ग इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा कब? जब Opposite to these 5 factors. ये लिख के आइए तो नीट के पेपर में है। जीन माइग्रेशन, जीन फ्लो कर लिया, जेनेटिक ड्रिफ्ट हमने कर लिया, अब हम करेंगे म्यूटेशन। क्या होती है म्यूटेशन? मैम सडन चेंजेस। जेनेटिकली सडन चेंजेस, म्यूटेशन थ्योरी किसने दी थी? म्यूटेशन थ्योरी किसने दी थी? हे भगवान। Hugo de Verrais. हाँ, वो फ्रेंच फ्राइज वाले ने। रे बाबा, ये है हमारा क्रोमोसोम। क्रोमोसोम के अंदर होता है डीएनए, बेसिकली उसी से डीएनए से ही बनता है क्रोमोसोम। तो इसके यहाँ पे लगे हैं मस्त वाले जीन। ठीक है, मस्त ऐसे जीन बना रहे हैं, ऐसे नहीं दिखते पर मैं बना रही हूँ, मेरी मर्जी, मेरी क्लास में कुछ भी करूँ। ठीक है, अब कुछ हुआ, यूवी रेडिएशन पड़ेगी, चले जाओ अंटार्कटिका जहाँ पे ओजोन का होल है, नीचे खड़े हो जाना, अपने आप स्किन में म्यूटेशन हो जाएगी, तुमको कुछ करने की जरूरत नहीं है। म्यूटेशन होगी, रेड वाला जीन रिप्लेस हो गया येलो वाले से। ठीक है, या फिर वो जीन नॉकआउट हो गया। म्यूटेशन बहुत टाइप की होती है। ठीक है, जो म्यूटेशन मतलब क्या होता है कि कोई म्यूटाजन आया, म्यूटाजन, म्यूटाजन जो म्यूटेशन कोज करता है। ठीक है, म्यूटाजन हो सकता है हमारा लाइक यूवी रेस, हार्मफुल रेस, लाइक रेडिएशंस कह लो कोई भी। ठीक है, तो कोई रेडिएशंस पड़ी और ये म्यूटेशन यहाँ पर होगी, मतलब जीन चेंज हो गया, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं म्यूटेशन। तो जो भी एलिलिक फ्रीक्वेंसी थी वो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी। जीन के तो दो फॉर्म होते हैं ना एलिक, तो जब भी म्यूटेशन होती है तो एलिलिक फ्रीक्वेंसी चेंज होती है, तो जेनेटिक ड्रिफ्ट हिल जाती है, सॉरी हार्डी विंगबर्ग इक्विलिब्रियम हिल जाता है। समझ आई? मैम। अच्छा, लिखना है इसमें कुछ ऐसा, इसमें ये तो तुमने कर रखा है म्यूटेशन। आगे चलो। मैम। रोया मैम। फिर भी लिखा हुआ है मैंने, हो Yeah, ma'am. कितनी अच्छी बच्ची है। ओके, टी शर्ट। अच्छा, तुम लोग हेडफोन लगा के क्लास लगाते हो या फिर ऐसे ओपन स्पीकर क्लास होती है? मैम हेडफोन्स। लगा के। कोई है ओपन स्पीकर? मैम हेडफोन। यस मैम। यस ओपन मैम। है ना, ओपन Yes, ma'am. स्पीकर है। एक मैम बार ओपन एक बार कोविड के टाइम पे ओपन स्पीकर में बच्चे क्लास ले रहे थे और मुझको पता नहीं था, और मैं घर से उनकी क्लास ले रही थी, और मैंने उसको कोई एग्जाम्पल उसकी मम्मी का दे दिया था, तो रिप्लाई मुझे उसकी मम्मी का आया था फिर कि मैं मारती थोड़ी हूँ अपने बच्चों को, मैं तो एग्जाम्पल दे रही थी कि सोचो तुम्हारी मम्मी तुमको मारती है, ऐसा नेचर में हुआ है। उसकी मम्मी का रिप्लाई आया था भाई साहब, तब से मैं बड़ा संभाल के बोलती हूँ, बच्चे ना ओपन स्पीकर पढ़ते हैं, तुम यार हेडफोन ले आया करो पहले तो। अपने पूरे घर को क्यों पढ़ा रहे हो? तो मैम फिर भी डांट पड़ती है। क्या डांट पड़ती है, तुमको या मुझको? मैम हमें किस चीज के लिए? तुम बोलते तुम पे ट्रस्ट नहीं है, क्या पता तुम क्लास छोड़ के कहीं और चले जाओ। अच्छा, तो मेरी आवाज गूंजती है तो घर वालों को तसल्ली है कि पढ़ रही है। यस मैम। यस मैम। Same, अच्छा, ये ma'am. भी किसने बोला था? अभिनंदनी कामना। है? कामना। कामना, वही जो कपिल देव की उससे ज्वाइन करती है। यस मैम। कामना, तुम कल क्लास में क्यों नहीं आई थी? परसों भी नहीं आई थी तुम तो।
क्लास साहिल, तुम भी नहीं आ रहे क्लास में? एक हफ्ता हो गया, कहाँ थे तुम? नहीं मैम, मैं कल ही एब्सेंट था। कहाँ थे तुम? एक हफ्ते से क्लास में नहीं आ रहे हो, किससे बातें कर रहे हो तुम? आलम सर ने तुम्हें कितना फोन किया? तुम अपनी मम्मी से बात कराना। Let's move on. Mutation. It is a change in the nucleotide sequence of a genetic material. ठीक है? This change can be useful, harmful and neutral in an organism. यार ये पता है ना तुमको, म्यूटेशन हार्मफुल हो सकती है। मान लो म्यूटेशन हो गई किसी जीन के अंदर और उस इंसान में आ गया कैंसर, देयर इज अ हार्मफुल म्यूटेशन। यूजफुल म्यूटेशन भी तो हो सकती है, म्यूटेशन होती रही और हम कहते हैं ना कि म्यूटेशन की वजह से ही तो एवोल्यूशन आता है, राइट? तो कुछ यूजफुल एवोल्यूशन वाली म्यूटेशन हो गई, राइट? जैसे पहले दांत बाहर थे, अब धीरे धीरे हमारे अंदर की तरफ चले गए क्योंकि हम पका हुआ खाना खाते हैं। और न्यूट्रल म्यूटेशन होती है, तुमको याद है एक्सॉन और इंट्रॉन्स? यस मैम। यस मैम, इंट्रॉन्स वो में अगर कौन कोई थे? म्यूटेशन होगी तो न्यूट्रल होगी। हाँ, इंट्रॉन्स के साइड पे देख लो, ये भी तो न्यूक्लियोटाइड ही थे ना यार, किसी चीज के लिए कोड नहीं करते लेकिन थे तो न्यूक्लियोटाइड। यहाँ करते म्यूटेशन, अगली जनरेशन में चला भी गया, कहते क्या फर्क पड़ता है? क्या फर्क पड़ जाएगा? कुछ भी नहीं, इंट्रॉन्स तो कोड ही नहीं करते। तो म्यूटेशन तीनों टाइप की होती है, ठीक है? चलो आगे। यो मैम। ओके, यो मैम। लास्ट हमारे पास आता है रिकॉम्बिनेशन। तो मियोसिस याद है? मियोसिस मैं इस क्लास में तो नहीं पढ़ाऊंगी। तो मियोसिस के टाइम पे प्रोफेज वन के अंदर, मियोसिस वन, यार कभी सही से नहीं आएगा तो क्या हो रहा है? हाँ, उलाला उलाला। मियोसिस वन एंड प्रोफेज वन के टाइम पे क्या होता है कि जो क्रोमोसोम होते हैं, जैसे सिस्टर क्रोमेटिड्स इस तरीके से दिखते हैं तुमको, ठीक है? अब यार ये मियोसिस तुमको खुद पढ़ना पड़ेगा अभी के लिए, जब मैं पढ़ाऊंगी तब पढ़ाऊंगी। तो ऐसे इश, ऐसे तो क्रोमोसोम है, वो कुछ नहीं करते। ऐसे मान लो तुम दो लोग खड़े हो और तुमने कैसे करे, एक टांग से दूसरी टांग पे किक कर दिया, तो वो अपना जेनेटिक मटेरियल एक दूसरे के साथ थोड़ा सा एक्सचेंज कर लेते हैं, ठीक है? इसको कहते हैं क्रॉसिंग ओवर। कभी तुमने कभी किसी जिंदगी में सुना होगा, कभी तो सुना ही होगा यस मैम। यस ना? मैम, बिग कॉम्बिनेशन सुना नॉड्यूल होना तो वाला। चाहिए। हाँ हाँ हाँ, शाबाश शाबाश, थोड़ा थोड़ा तो तूने सही सही वर्ड बोल दिए, लेकिन शक तो मुझे अभी भी है तुझ पे कि तूने पूरा पढ़ा है। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से तुमको दिखाई देगा। ये नया वाला देख रहे हो, ये तो ये है क्या, क्रोमोसोम के इतने टाइप पे जो भी न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है वो चेंज हो गई, और इस वाले पे भी न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस चेंज हो गई है, तो उसको हम कहते हैं रिकॉम्बिनेशन। तो ये रिकॉम्बिनेशन देखो, एलील हुई थी, इस पॉइंट पे चेंज हो गई ना, तो तुम्हारे सामने ही है न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस चेंज, अलील चेंज, हार्डी विंगर इक्विलिब्रियम बिगड़ गया। तो रिकॉम्बिनेशन इन द जीन लीड टू वेरिएशन, यही वेरिएशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तुम अपने पेरेंट्स से क्यों डिफरेंट दिखते हो, इसी की वजह से दिखते हो, ठीक है? आदतों में भी, हरकतों में भी। तो वेरिएशन दैट विल डिस्टर्ब द हार्डी विंगर इक्विलिब्रियम, तो रिकॉम्बिनेशन की वजह से हार्डी विंगर इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होता है, ठीक है? रेफरेंस के लिए बना लो, सेल वाले चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे। गॉट इट? गॉट इट मैम। आगे चलो। ओके, रैंडम मीटिंग क्या होती है कि किसी भी पॉपुलेशन में डाइवर्सिटी इन द पॉपुलेशन को डिस्टर्ब कर देती है। देखो, नॉन रैंडम मीटिंग मतलब डिसाइड कर लिया कि ब्लैक हेयर वालों के साथ ही रिप्रोड्यूस करेंगे, तो बच्चों को भी तो ब्लैक हेयर के जीने जाएंगे ना, ये होगी हमारी नॉन रैंडम मीटिंग, ठीक है? नॉन रैंडम मीटिंग, सोच समझ के साजिश के साथ ये विवाह किया गया है, किंतु यहाँ होगी नॉन रैंडम मीटिंग। हो सकता है ये वाली मीटिंग हो जाए, या फिर हो सकता है कैपिटल बी एंड स्मॉल बी के साथ मीटिंग कर दे, तो यहाँ पे जो बच्चा आएगा उसकी फ्रिक्वेंसी चेंज हो सकती है ना, पेरेंट के कंपैरिजन में, राइट? पॉसिबिलिटी है ना? तो इस तरीके की मीटिंग को हम कहते हैं कि ये वाली जो मीटिंग है ये है हमारी रैंडम मीटिंग। कोई भी एलील किसी भी एलील के साथ मेट कर रहा है, इररिस्पेक्टिव कि क्या फीचर वो प्रोजेस करता है। तो नॉन रैंडम मीटिंग जब भी होती है तो पेरेंट के जो जीन है, ये देखो पेरेंट के जो एलील है वो बच्चे के एलील से डिफरेंट है ना, तो हार्डी विंगर इक्विलिब्रियम ये डिस्टर्ब हो गया। तो नॉन रैंडम मीटिंग जब भी होती है हार्डी विंगर इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाता है, ठीक है? ये डिस्टर्ब हार्डी विंगर इक्विलिब्रियम। गॉट इट? लिख लो फिर। डन मैम। तो मैं लिख देती हूँ।
डन मैम। एक सेकंड रुक जा यार, एक सेकंड, मुझे मजा, चुप चुप, मैं लिख रही हूँ अभी। तूने कैसे डन कर लिया? पेरेंट एलील, ऑफस्प्रिंग एलील, सेम। हाँ, यहाँ पर फिर ऑपोजिट है, पेरेंट एलील लिखूंगी मैं तो, ऑफस्प्रिंग एलील ये है डिफरेंट। जब डिफरेंट हो गए तो हार्डी-विंगबर्ग का इक्विलिब्रियम बौखला गया। ठीक है, डन। Done, ma'am. ये मैम कोल, इसी के साथ हार्डी-विंगबर्ग इक्विलिब्रियम होता है खत्म। कांग्रेचुलेशन। अब हमारा बच्चा है ह्यूमन इवोल्यूशन। थोड़ा सा बढ़ा देती हूँ क्या? नहीं, क्लास खत्म नहीं हुई है, भागियो मत। ह्यूमन इवोल्यूशन करा रही हूँ क्योंकि इवोल्यूशन तो कंटिन्यूस चल रहा है ना। ह्यूमन इवोल्यूशन के बाद कल ह्यूमन इवोल्यूशन खत्म हो जाएगा, तो जो असाइनमेंट के कुछ टॉपिक रहते हैं वो मैं करा दूंगी। उसके बाद क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, तो आ जाना, ठीक है। उसके बाद जो चैप्टर स्टार्ट करेंगे, सुन लो भाई, इसके बाद चैप्टर चलेगा माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। ओके, Yes, ma'am. जो मैम। सुना ये चैप्टर? Yes, जो मैम। जो ये नहीं मैम पढ़, हाँ तो बोल लेना, पढ़ लेना ये भाई। और तुम्हारी रिवीजन कैसे चल रही है? मच अच्छी चल रही है। आज कौन सी आज आज क्या करना था तुमने अकॉर्डिंग टू रिवीजन चार्ट? क्या किया आज? मैम ये कौन मैंने सी तो अच्छी आज चल ह्यूमन रही है बोल? रिप्रोडक्शन वाला रिवाइज करा है। पूरा कर लिया? नो मैम, ह्यूमन रिप्रोडक्शन करा है आज मैंने चैप्टर। अबे पूरा कर लिया? ह्यूमन रिप्रोडक्शन ह्यूमन रिप्रोडक्शन का चैप्टर फिनिश कर लिया कि अभी स्टार्ट किया है टॉपिक? फिनिश कर लिए, कल शाम को करा था स्टार्ट। अच्छा, फिनिश कर लिया, यही मैं पूछ रही थी, पूरा कर लिया से मेरा यही मतलब था। हाँ नंदिनी बोलो, नंदिनी बोलेगी। नो मैम, गलती से हो गया। तुम क्या बैठे बैठे ऐसे ऐसे करती रहती हो? क्या फीफा वर्ल्ड कप कर रहा है? हे करोगी? हाँ तो साहिल, अगर ह्यूमन रिप्रोडक्शन कर लिया तो फिर क्वेश्चन लगा ले, किसका इंतजार है तुझे? मैंने तो बोला था कोई भी चैप्टर करो पर फॉलो कर लेना चार्ट। कर रहे हो ना? नंदिनी बेटा हाथ नीचे कर ले, वो मेरी स्क्रीन पे आता रहेगा, नंदिनी रेज्ड हैंड। थैंक यू नंदिनी। ठीक है, तो अब हम करेंगे ह्यूमन इवोल्यूशन, 5 मिनट के लिए करेंगे, फिर तुम जा सकते हो। देखो ह्यूमन इवोल्यूशन क्या है, जैसे ह्यूमन है, जैसे मैं हूं, तो हम बताएंगे कि कैसे एंसेस्टर से आए थे, ठीक है, वो ह्यूमन इवोल्यूशन है। तुम हो, तुम तो पागल हो, तुम क्या तुम वेस्ट वॉइस जाकर मेरी नहीं आ बात रही मैम, आपकी आवाज Excuse नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही। हो, इम्पोर्टेंट बात छोड़ दे। अब आ रही है? yes यस मैं कह रही थी अब हम पढ़ेंगे ह्यूमन इवोल्यूशन अपकमिंग क्लास में। ह्यूमन इवोल्यूशन के अंदर हम फोकस करेंगे कि अर्थ के ऊपर जो ह्यूमन रहते हैं वो पहले कैसे थे, कहाँ पर थे, पता है कहाँ से आए हम, कौन से कॉन्टिनेंट पे थे? अफ्रीका। अफ्रीका। जो जो ह्यूमन रेस है वो अफ्रीका से आई है, ठीक है। तो वो कैसे आई है, क्या हुआ था, कुछ चीजें तुमको याद रखनी है। तो कोई भी हेल्प बुक लोगे ना तो उसमें बहुत इन्फॉर्मेशन है, तुम मजे के लिए पढ़ सकते हो, मजा आता है पढ़ने में, नो डाउट, ठीक है। लेकिन याद वो रख लेना जो मैं तुमको बता रही हूँ, और जो तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उसमें जो इन्फॉर्मेशन है उसको याद रखना है, सब याद नहीं करना है, ठीक है। तो मजे के लिए पढ़ लेना जहाँ से पढ़ना है, लेकिन याद वो रखना जो मैंने क्लास में बताया और जो तुम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सैंपल में देखोगे, ठीक है। क्लियर? यो मैम। Yo, ma'am. क्योंकि ह्यूमन इवोल्यूशन मोस्ट वास्ट है। अब जो ह्यूमन होते हैं वो मेरे जैसे दिखते हैं, मतलब थोड़े और बाल बाल बना के ठीक दिखे होंगे। तो यहाँ पे हम तुम्हारी बात नहीं करेंगे क्योंकि तुम कहाँ से आए हो, तुम प्लूटो से आए हो। तो जो प्लूटो से आए हैं उनकी हम बात नहीं करते यहाँ पे, हमें उनकी इवोल्यूशन नहीं पता है। तो हम यहाँ पे ह्यूमन इवोल्यूशन की बात करेंगे, मेरे जैसे लोग। ठीक नहीं है? नाइसली रोस्टेड। तो ये माया क्या है पहले सुन लो, पहले तो ये माया नहीं लिखा है। बेवकूफ, जो भी जिसके दिमाग में माया आयो, माया मतलब इट स्टैंड्स फॉर मिलियन ईयर्स अगो, ठीक है, मिलियन ईयर्स अगो। और बया, बया स्टैंड्स फॉर बिलियन ईयर्स अगो, तो ये लिख लो।
क्योंकि तुम अब तक समझ ही गए होंगे कि मैं इतना तो लिखने नहीं वाली। ठीक है, तो ह्यूमन इवोल्यूशन स्टार्ट हुई थी 15 मिलियन ईयर। ठीक है, तब इवोल्यूशन स्टार्ट हुई थी। मतलब ह्यूमन घूमते थे और दोनों हाथों दोनों पैरों पे चलते होते थे। ठीक है, तब बात करते होंगे क्योंकि लैंग्वेज तब तक डेवलप नहीं हुई थी और बहुत ज्यादा बालों से भरे पड़े थे। ओके, हमें ये सब कैसे पता चला है? हमें ये सब उनके फॉसिल मिले हैं, उनकी हड्डियों से करके पता चला है। ओके, अभी तुमको पता है रिसेंटली एक साइंटिस्ट को नोबेल प्राइज मिला है, उन्होंने ह्यूमन इवोल्यूशन से रिलेटेड कुछ किया, पता है किसी को? नो मैम। तो तुम क्या करते हो? ऐसे आंखें बंद कर लेते हो, कोई न्यूज आती है तो नहीं 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 देखेंगे, हैं? अभी पूछूंगी ना सलमान खान की अगली पिक्चर कौन सी आ रही है, वो पता होगा तुम्हें, है ना? नहीं पता है। नो मैम। नहीं पता? ये कौन करता है? नहीं पता। नहीं पता? केमिस्ट्री का पता है, वो ऑर्थोगोनल केमिस्ट्री में मिला है जिनको। मैम डॉक्टर सावंत थे। नहीं, देख कर आना। बहुत बड़ी रिसर्च है लाइको। ठीक है, तो ह्यूमन इवोल्यूशन स्टार्ट हुई थी 15 में अगस्त। ये रहा नीट का क्वेश्चन, मैं मजाक नहीं कर रही। एक्चुअल में क्वेश्चन अगर स्टेटमेंट बेस आया ना तो डायरेक्टली इन टर्म्स पे आएगा, और मैं बता रही हूँ वहाँ पे नहीं याद आएगा। याद रखना 15 से शुरुआत करनी है। ठीक है, 15 से ही शुरुआत करनी है। कैसे मर्जी याद कर लो, मेरे को नहीं पता कैसे याद करोगे। सच में नहीं पता, 15 से ही शुरुआत कर लेना यार। चलो, तो सबसे पहले एंसेस्टर हम ह्यूमन के पढ़ते, देखो बहुत सारे हैं, इनके बीच में बहुत सारे तुमको जीनस आते रहेंगे। ठीक है, बहुत सारे आते रहेंगे, हम ठीक करने हैं तुम्हारे सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो जो सबसे पहले हम पढ़ेंगे वो है ड्रायोपैथिकस। ठीक है, तो ड्रायोपैथिकस सबसे पहले हैं जो कहाँ मिलते होंगे? अफ्रीका में। तो अफ्रीका में रहते थे और कुछ इस तरीके से दिखते थे। ठीक है, पूरे बालों वाली बॉडी है। ठीक है, तो इनके दे आर द कॉमन एंसेस्टर फ्रॉम मंकीज एंड ह्यूमन। तो ह्यूमन और मंकीज दोनों इन्हीं से आगे इवॉल्व हुए हैं। मंकीज की इवोल्यूशन हमने पढ़नी नहीं है, तो हमने तुम्हारी इवोल्यूशन नहीं पढ़नी है, आई एम रियली सॉरी। तो हम नहीं जान पाएंगे कि तुम कैसे बने हो, लेकिन हम मेरी इवोल्यूशन पढ़ेंगे। ठीक है, नाइसली रोस्टेड। तो कॉमन एंसेस्टर फॉर मंकी एंड ह्यूमन आर ड्रायोपैथिकस। ये ना नीट के 4 मार्क का क्वेश्चन। कैसा था इनका? आर्बोरियल। आर्बोरियल का क्या मतलब होता है? इसमें 2 लेक्चर से बता रही हूँ। आर्बोरियल क्या मतलब होता है? आर्बोरियल का पेड़ों पर। पेड़ों पे रहते हैं सागर किनारे, ऐसे हैं। आर्बोरियल बना रहा नालायक को, अभी भी नहीं पता तुमको? हैबिटेट था इनका पेड़ों पे रहने का, तो पेड़ों पे ही रहते थे। ठीक है, इनका एक पॉइंट है जिसके ऊपर क्वेश्चन बनता है कि ड्रायोपैथिकस वर मोर एप लाइक, ज्यादा एप जैसे दिखते थे एज कंपेयर टू ह्यूमन। तो इस पे क्वेश्चन बनता है। तो ये है नीट स्पेशल, ये रहा 4 मार्क। आर्बोरियल ये पूछी। तो मोर एप लाइक कौन थे? ड्रायोपैथिकस। उसके बाद ये लोकोमोशन कैसा था? 4 हाथ पैर तुमको दिखाई दे रहे हैं, तो रहते थे ना, तो ऐसे ही चलते थे। क्लियर? अच्छा, तो इनका स्कल मिला है। अगर तुम ध्यान से देखोगे तो ये वाला जो हिस्सा है इनका कितना आगे की तरफ है ना, तो तभी डेवलपमेंट चल रही थी। तो पहले मुंह थोड़ा आगे की तरफ होता था क्योंकि कुक मीट नहीं खाते थे ना हम लोग, कुक हुआ खाना नहीं खाते थे, तो इसलिए ये जो ये बहुत भारी है, अभी अंदर अंदर जा रहा है। ओके, तो ये ड्रायोपैथिकस का स्कल है, इस पे क्वेश्चन नहीं आएगा, ये वैसे ही मैंने तुम्हें डराने के लिए रखा है। अब रामापैथिकस। ठीक है, तो ड्रायोपैथिकस के बाद कौन है? रामापैथिकस। ये क्या थे? ये केम आफ्टर ड्रायोपैथिकस, पहले लेना, कंफ्यूज मत होना। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है सिंपल नीट के क्वेश्चन में कि ड्रायोपैथिकस के बाद कौन है, शायद ही पूछा जाए, पर बनता है क्वेश्चन। हैबिटेट इनका भी आर्बोरियल था, पेड़ पे ये भी रहे, तो ये तुम्हें खड़े हुए दिख रहे, कंफ्यूज मत हो ना, ये दोनों यूज करते हैं अभी, ये दोनों हाथ दोनों पैर चलने के लिए। इनका जो पॉइंट है जहां से क्वेश्चन बनता है वो ये है कि दे आर मोर मैन लाइक। ठीक है, वैसे तो ह्यूमन लाइक बोलना है, ज्यादा भेदभाव किया गया है, मैन वर्ड ही यूज किया है फीमेल की जगह। सो दे वर मोर मैन लाइक, कहना चाहते हैं ह्यूमन की तरह ज्यादा वो दिखते थे, फीमेल फीमेल की तरह, मेल मेल की तरह। ठीक है, तो ये ज्यादा ह्यूमन लाइक दिखते थे। तो क्वेश्चन आता है विच ऑफ द फॉलोइंग हैव मोर मैन लाइक अपीयरेंस? रामापैथिकस, ड्रायोपैथिकस और स्ट्रेलोपैथिकस। तो याद रखना
ड्रायोपैथिकस थे एप लाइक, रामा से तुम राम याद रखना, तो राम भगवान आ गए ना, तो वो मनुष्य जैसे ज्यादा दिखते थे, मोर मैन लाइक। गॉट इट? यो मैम। ये तो यो बोला है, ए यो बोला है। चल ठीक है, इसी बात पे रामापैथिकस की पिक्चर भी छा गई। अब देखो, अब आए हैं ऑस्ट्रेलोपैथिकस, यहाँ से आते हैं भरपूर क्वेश्चन। ठीक है, तो जीनस का नाम है ऑस्ट्रेलोपैथिकस, एनसीईआरटी में ये वर्ड ना ध्यान से पढ़ना। अब ऑस्ट्रेलोपैथिकस है जीनस का नाम, और स्पीशी का नाम है ऑस्ट्रेलोपैथिसिन्स। तो जिस स्पीशी की मैं बात कर रही हूँ वो ऑस्ट्रेलोपैथिसिन की यहाँ बात कर रही हूँ, जिसके फीचर मैंने लिखे हैं। इसकी बहुत सारी स्पीशीज हैं, हमने सिर्फ इसी की बात करनी है यहाँ पर, ठीक है, और 2 एग्जाम्पल और पढ़ने हैं। ओके, तो ऑस्ट्रेलोपैथिसिन स्पीशी जो जीनस ऑस्ट्रेलोपैथिकस से बिलोंग करती है, वो रहती थी ईस्ट अफ्रीका के ग्रासलैंड पे। ठीक है, ये अराउंड 2 मिलियन ईयर्स पहले इन रहते होते थे धरती के ऊपर। इनकी हाइट अराउंड 4 फीट की थी, 4 फुट के थे, और इनकी ब्रेन कैपेसिटी अराउंड 500 सीसी थी। तो देयर इज पॉसिबिलिटी, तुम बोलोगे कंपैरेटिव फीचर नहीं है ड्रायो और रामापैथिकस के कंपैरिजन में, तुम एक्स्ट्रा बुक से बनाना चाहो बना सकते हो, लेकिन हम फोकस यहाँ पे कर रहे हैं एनसीईआरटी बेस्ड और प्रीवियस ईयर के बेसिस पे कि क्या इन्फॉर्मेशन पूछी जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर इन्होंने ब्रेन कैपेसिटी पहली बार एनसीईआरटी ने मेंशन करी है ऑस्ट्रेलोपैथिकस पे, ड्रायो और रामापैथिकस पे कुछ नहीं बताया, तो हमें नहीं लिखना है। गॉट इट? पहले 4 फिटिया वाले जो थे हमारे ह्यूमन, वो थे ऑस्ट्रेलोपैथिकस जीनस के। ठीक है, अब इसके 2 एग्जाम्पल लिख लो। यार कैसे क्यूट तरीके से और डरावने तरीके से एक साथ देख रहा है, लिख लिया ये? यस मैम। बहुत बड़ी बात है। यस मैम, तमीज नहीं तुझे बात करने की है, मम्मी से बात करा। इसका एक एग्जाम्पल है लूसी। लूसी बिलोंग्स टू ए, ए स्टैंड्स फॉर ऑस्ट्रेलोपैथिकस। तुमको पता है ना साइंटिफिक नाम में पहला कौन सा होता है और दूसरा वर्ड को क्या रिप्रेजेंट करता है? जीनस किसको कहता है, स्पीशीज किसको कहता है? फर्स्ट जीनस, सेकंड स्पीशीज। हाँ, तो ये है जीनस का नाम। ठीक है, तो जीनस कौन सा पढ़ रहे हैं हम लोग? ऑस्ट्रेलोपैथिकस। तो ऑस्ट्रेलोपैथिकस एफरेंसिस, तो ये अलग स्पीशीज है। तो ये स्पीशीज है ऑस्ट्रेलोपैथिकस एफरेंसिस, जिसका हमें पूरा स्केलेटन मिला है, और ये हम अज्यूम करते हैं कि 3 मिलियन ईयर्स अगो पहले रहती थी। इस स्केलेटन का नाम रखा गया है लूसी। तो इसका पूरा का पूरा स्केलेटन मिला है, 4 फीट की है ये। ठीक है, तो ये पूछ सकते हैं कि लूसी किसका स्केलेटन है, 3 मिलियन ईयर अगो पहले मिलती थी, ये जीनस है और ये इसकी स्पीशीज है। ओके, इसका पूरा स्केलेटन मिला है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। समझ आई? समझ आई? समझ आई? यस मैम। बस अब इससे ज़्यादा नहीं पढ़ाऊंगी, कल के लेक्चर में पढ़ाऊंगी। तो भाई वर्कशीट भेजूंगी, कर लेना, 24 घंटे में हार्ड इवनिंग पर खत्म कर लेना। और जब वर्कशीट भेजती हूँ ना, तो उस पर से लॉन्ग प्रेस करने पे ना ऑप्शन आता है से अंगूठा दबाने का, तो दबा दिया करो, पता तो चलो तुम्हें मिली है।